Hello everyone, welcome to this session on Indian polity and governance. आज जो हमारा टॉपिक है वो है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इनसाइड आउट समझने की कोशिश की पार्लियामेंट के बारे में, दोनों हाउसेस समझे, उनके मेंबर्स कैसे इलेक्ट होते हैं, क्या क्या उनकी एलिजिबिलिटीज होती हैं, कौन कौन से ऑफिसेस होते हैं पार्लियामेंट में, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरपर्सन, डेप्यूटी चेयरपर्सन एक्सेट्रा, क्या क्या उनके काम होते हैं, है ना। लीडर ऑफ ऑपोजिशन, लीडर ऑफ हाउस, विप एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें कल हमने समझी थी या प्रीवियस लेक्चर्स में समझी थी। आज हमें समझना है कि पार्लियामेंट आखिर काम कैसे करती है, क्या क्या होता है पार्लियामेंट में, किस किस तरह से वो फंक्शन करती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 85 क्लॉज 1 हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो कहता है कि प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू समन ईच हाउस एट सच इंटरवल दैट there shall not be more than 6 month gap between two session। यहां पर एक चीज आप सभी नोट कर लें प्लीज, 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता है दो सेशंस के बीच में। ये क्वेश्चन प्रिलिमिनरी में आता है डायरेक्टली कि दो सेशन के बीच मैक्सिमम कितना गैप हो सकता है। सो 6 मंथ से ज्यादा का गैप हो नहीं सकता अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 85। दूसरी बात, यहाँ पर एक और प्रीलिम का पॉइंट दे रखा है जो प्रेसिडेंट के लेजिस्लेटिव पावर्स में से एक है। कौन समन करता है हाउसेस के सेशन को? प्रेसिडेंट समन करते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट समन करते हैं और दो सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मोटा माटी 3 तरह के सेशंस होते हैं हमारे पार्लियामेंट में हर साल। ठीक है, हर साल 3 सेशंस होते हैं। एक होता है बजट सेशन, एक होता है मॉनसून सेशन और तीसरा होता है विंटर सेशन। बजट सेशन को जो है लॉन्गेस्ट सेशन होता है, बट बजट सेशन इज द लॉन्गेस्ट सेशन बिकॉज इट commences from February and it lasts till May, है ना। तो आप देख सकते हो कोई 4 महीने के लगभग ये सेशन चलता है। ये लॉन्गेस्ट सेशन होता है। इसमें एनुअल बजट आता है। ठीक है, एनुअल बजट जिसको हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। आर्टिकल 100 कितना है भाई बजट का सेक्शन? वो याद है किसी को? सॉरी प्लीज कम अगेन। 112। ठीक है, 112 है ना। 112 प्रोवाइड्स फॉर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सरल भाषा में समझ लें हम, साल भर का लेखा जोखा उसमें होता है कि कितनी गवर्नमेंट की इनकम हुई पिछले साल। ठीक है, आय, और वो जो इनकम है वो कहां कहां स्पेंड की जाएगी कमिंग ईयर में, वो होता है बजट। ठीक है, बिल्कुल सामान्य भाषा में। तो ये बजट जो है वो फरवरी में आता है। पहले बजट मार्च में आया करता था, लेकिन अब वो फरवरी में आया करता। ठीक है, याद रखना ये बात। तो फरवरी से लेकर मई तक लगभग होता है बजट सेशन। इट इज फॉलोड बाय मॉनसून सेशन which commences in July and last till September। और सबसे छोटा सेशन होता है विंटर सेशन, सिर्फ नवंबर से दिसंबर, लगभग 1 महीने का सेशन होता है। इन तीनों सेशन के नाम आप याद रखेंगे। और सबसे जरूरी बात जो आप याद रखेंगे, दो सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। ठीक है, सो ये बात हमारा सेक्शन 80 आर्टिकल 85 कहता है। आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग है वो किस तरह से चलती है, पार्लियामेंट की जो कार्यवाही है वो किस तरह से चलती है। तो देखिए, हमने देखा थी कि आर्टिकल 118 में हमने 3 सोर्सेज देखे थे जिससे पार्लियामेंट
गवर्न होती है। पहला था कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, दूसरा था रूल्स जो खुद पार्लियामेंट बनाता है, और तीसरा था कन्वेंशंस। तो आर्टिकल 118 जो है वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर को प्रोवाइड करता है कि दोनों हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा, अपने रेगुलेशन के लिए, अपने प्रोसीजर के लिए और अपने कॉन्डक्ट ऑफ बिजनेस के लिए रूल्स बना सकती हैं। दे आर एम्पावर्ड टू मेक रूल्स। ठीक है, एक जनरल सा प्रोविजन है तो आप याद रखेंगे। कुल मिलाकर 3 सोर्सेस हैं जिनसे पार्लियामेंट का प्रोसीजर ले डाउन होता है। कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, सेकंड इज रूल्स मेड बाय पार्लियामेंट, एंड thirdly द कन्वेंशंस। इनसे पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग गवर्न होती है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि कितने तरह की प्रोसीडिंग होती है, क्या क्या प्रोसीडिंग में हो सकता है। ठीक है, तो देखें, हमने देखा कि 3 तरह के सेशंस होते हैं। ठीक है, 3 तरह के सेशन होते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन। हर सेशन में रोज मीटिंग होती है। ठीक है, रोज मीटिंग होती है, यानी कि हर दिन को आप मीटिंग के कॉन्टेक्स्ट में याद रख सकते हो कि आज 17 है तो 17 की मीटिंग होगी, 18 की मीटिंग होगी। हर मीटिंग को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, मॉर्निंग और इवनिंग, जिनको कहते हैं सिटिंग। ठीक है, बैठक, मॉर्निंग सिटिंग और इवनिंग सिटिंग में डिवाइड किया जाता है हर मीटिंग। हर दिन डिवाइड कर सकते हैं मीटिंग में, और हर मीटिंग को डिवाइड कर सकते हैं सिटिंग में। मॉर्निंग सिटिंग होती है और इवनिंग सिटिंग होती है। तो हर सिटिंग का जो पहला आवर होता है, फर्स्ट आवर ऑफ पार्लियामेंट्री सिटिंग इज नोन एज क्वेश्चन आवर। प्रश्नकाल इसको कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आवर नाम से ही क्लियर हो रहा है, इसमें क्या होता है, सवाल पूछे जाते हैं और उनके जवाब दिए जाते हैं। कौन पूछता है भैया सवाल? सवाल पूछते हैं पार्लियामेंट के मेंबर्स या हाउस के मेंबर्स। लोकसभा होगी तो लोकसभा के मेंबर पूछेंगे, राज्यसभा होगी तो राज्यसभा के मेंबर पूछेंगे। जवाब कौन देगा? जवाब देंगे मिनिस्टर्स। ठीक है, मिनिस्टर्स। क्यों? क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्री, है ना। अलग अलग डिपार्टमेंट के इंचार्ज होते हैं मिनिस्टर, जो कि कलेक्टिवली पूरे देश का एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन से, पॉलिसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो मेंबर्स पूछते हैं। किससे पूछते हैं? मिनिस्टर से पूछते हैं। कब पूछते हैं? क्वेश्चन आवर में पूछते हैं। कब होता है क्वेश्चन आवर? हर सिटिंग का पहला घंटा जो है वो क्वेश्चन आवर होता है। ठीक है, और मैं जब आपको स्पीकर बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि ही इज द चीफ स्पोक पर्सन ऑफ द हाउस, एंड देयरफॉर ऑल द क्वेश्चंस आर एड्रेस्ड टू चेयरमैन और स्पीकर। ठीक है, आप YouTube पर सर्च करके देखना, लोकसभा टीवी पर, राज्यसभा टीवी पर इनके डिबेट्स, तो उसमें आप देखेंगे सभापति महोदय, मैं ऑनरेबल मिनिस्टर से एक्स इशू पर क्वेश्चन पूछना चाहता हूं या जवाब चाहता हूं, और फिर ऑनरेबल मिनिस्टर जब जवाब देंगे, जब जवाब देंगे तो भी वो किसको एड्रेस करके देंगे? मिनिस्टर जो है वो भी जवाब स्पीकर को या चेयरमैन को एड्रेस करके देंगे। ठीक है, समझ आया ये तीनों चारों बातें? व्हाट इज क्वेश्चन आवर, व्हाट इज द रूल ऑफ प्रोसीजर एक्सेट्रा। तो आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखो समझो, क्वेश्चंस जो पार्लियामेंट में पूछे जाते हैं ड्यूरिंग क्वेश्चन आवर, वो 3 तरह के होते हैं। पहला होता है स्टार्ड क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्ड क्वेश्चन, तारांकित प्रश्न। ये स्टार वही वाला स्टार है, ठीक है, जो वर्बल मीनिंग होता है स्टार का। ठीक है,
वही वाला स्टार है, तारा, तारा को कहते हैं ना अंग्रेजी में स्टार, वही है। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये यूजुअली एस्टरिस्क मार्क जो होता है, जो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो स्टार, है ना, ये वाले स्टार से वो मार्क्ड होता है। स्टार का मतलब है उस पर एस्टरिस्क साइन जो है वो लगा होगा। क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इस पे ओरल आंसर लिया जाता है, ठीक है। स्टार्ड क्वेश्चन जो होता है उस पर ओरल आंसर होता है। जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग आप वीडियो में देखोगे वो यूजुअली स्टार्ड क्वेश्चन होते हैं, ओरली पूछा गया, ठीक है, और ओरली उसका आंसर दिया गया, मौखिक रूप से उसका उत्तर दिया गया, ठीक है। लेकिन ये ऐसा नहीं होता जैसा मैंने कहा कि एकदम बस हाथ उठाया खड़े हो गए, सभापति महोदय क्वेश्चन था और पूछ लिया। उसका भी एक प्रोसीजर होता है, बाकायदा पहले नोटिस वोटिस देना पड़ता है, ठीक है। तो समझ गए ये बात कि ओरल आंसर इस पर दिया जाता है स्टार्ड क्वेश्चन में, और मेंबर जो है वो इस पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे उनने क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर दिया, उस आंसर के बाद भी कोई डाउट रह रहा है या फिर कोई और फर्दर क्वेरी है या सेटिस्फैक्टरी नहीं है आंसर, तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, पूरक सवाल भी पूछा जा सकता है स्टार्ड क्वेश्चन, ठीक है। एक होते हैं अनस्टार्ड क्वेश्चंस। अनस्टार्ड क्वेश्चन वो होते हैं जिनमें ओरल आंसर नहीं दिया जाता, ठीक है, और ना ही उनमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैसे आंसर दिया जाता है इसमें, रिटन में क्वेश्चन फाइल किया जाता है और रिटन में आंसर दे दिया जाता है, ठीक है, दैट इज अनस्टार्ड क्वेश्चन। थर्ड होता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि शॉर्ट नोटिस पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और आपको उत्तर देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन जो होता है, इसमें पब्लिक इंपॉर्टेंस के इशू से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें लेस देन 10 डेज का नोटिस दिया जाता है। लेस देन 10 डेज के नोटिस में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, और इसमें भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अलाउ होता है और इसका आंसर भी ओरल होता है। सो इन अ वे इट इज लाइक स्टार्ड क्वेश्चन ओनली, लेकिन अंतर क्या है, अंतर है नोटिस का। यहां पर आप एक बात और समझ लो, स्टार्ड क्वेश्चन और अनस्टार्ड क्वेश्चन को पूछने के पहले आपको मिनिमम 10 डेज का नोटिस देना पड़ेगा। यानी कि आप बताओगे कि सो एंड सो क्वेश्चन हम 10 दिन बाद पूछने वाले, ठीक है, ताकि मिनिस्टर जो है वो अपना आंसर प्रिपेयर कर सके इन 10 दिन में। क्योंकि ये कोई ऐसा क्वेश्चन तो है नहीं कि आज आपने लंच में क्या खाया था या आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है। ये क्वेश्चन आपके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होते हैं, बड़े बड़े फैक्ट एंड फिगर होते हैं, है ना। उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, पूरी फाइल खंगालनी पड़ेगी। इसलिए स्टार्ड और अनस्टार्ड क्वेश्चन जो होते हैं उनमें मिनिमम 10 डेज का नोटिस देना जरूरी होता है, ठीक है। लेकिन शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन क्या होते हैं, वो स्टार्ड क्वेश्चन ही हैं, लेकिन उनमें 10 दिन से कम का नोटिस दिया जाता है। बिना नोटिस के तो आप क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकते हो, ये मानकर चलो। ऐसा नहीं होता कि आप बस खड़े हुए और सवाल पूछ लिया, ठीक है, आपको नोटिस तो देना पड़ेगा। फाइन, समझ आई ये बात। तो यहाँ पर दो पॉइंट टू रिमेंबर भी दे रखे हैं। कौन सा क्वेश्चन स्टार्ड क्वेश्चन है और कौन सा अनस्टार्ड क्वेश्चन है, ये डिसाइड करने का पावर किसके पास होगा, चेयरपर्सन या चेयरमैन या स्पीकर के पास, ठीक है। और मैक्सिमम पीरियड ऑफ नोटिस फॉर स्टार्ड और अनस्टार्ड क्वेश्चन इज 10 डेज, ठीक है, 10 दिन का नोटिस देना पड़ता है, ठीक है।
10 दिन मैक्सिमम नोटिस होता है स्टार्ड या अनस्टार्ड क्वेश्चन के लिए, ये आप बात याद रखिएगा। और शॉर्ट नोटिस में क्या होता है कि लेस देन 10 डेज का भी नोटिस हो जाता है, कि आज नोटिस दिया कल उसका आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, दैट इज अलाउड, क्योंकि ये शॉर्ट नोटिस है, छोटा नोटिस है, कम समय में इसका जवाब चाहिए। क्यों? क्योंकि वो पब्लिक इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन है। क्या ये तीनों टाइप के क्वेश्चंस आपको समझ में आए और क्या इनकी वैल्यू है, क्या क्या इनका इनसाइड आउट है, वो आपको समझ में आया? आगे बढ़े। अब अगला एक जो पार्लियामेंट का आवर होता है उसको कहते हैं जीरो आवर, शून्य काल, जीरो आवर। तो जीरो आवर जो है ना, ये कहीं भी मेंशन्ड नहीं है, ना तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, ना ही ये हमारे पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग के जो रूल्स है उनमें मेंशन्ड है। ये एक प्रॉपर इंडियन इनोवेशन है। जीरो आवर की खोज भारत की पार्लियामेंट ने की है, इंडियन पार्लियामेंट ने की है इसकी। 1962 ऑनवर्ड्स ये जीरो आवर का प्रोसेस शुरू हुआ था। क्या होता है जीरो आवर? क्वेश्चन आवर हमने देख लिया, ठीक है। क्वेश्चन आवर वो घंटा जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आवर के ठीक बाद शुरू होता है जीरो आवर, ठीक है। जीरो आवर, इस जीरो आवर में क्या होता है, मेंबर्स जो है बिना किसी प्रायर नोटिस के क्वेश्चंस पूछते हैं मिनिस्टर से, विदाउट एनी प्रायर नोटिस मेंबर्स आस्क क्वेश्चन फ्रॉम मिनिस्टर्स, ठीक है। समझ गए हो ये बात, कितना इंपॉर्टेंट ये चीज है। मिनिस्टर तैयार होकर नहीं आए फिर भी उनसे पूछ लिया कि आप जवाब दो। क्यों? क्योंकि जवाब देना आपका काम है, आप अकाउंटेबल हो, आप रिस्पॉन्सिबल हो टूवर्ड्स द हाउस ऑफ पीपल। तो आप जवाब दो, हमें इस बात का जवाब चाहिए कि आपकी कंसर्न मिनिस्ट्री क्या कर रही है फला टॉपिक पर, झुमकाना इशू पर, या XYZ मैटर पर, ठीक है। तो जीरो आवर जो है इट इज फॉलोड बाय क्वेश्चन आवर, ठीक है। क्वेश्चन आवर में 3 तरह के क्वेश्चंस बताए थे और हमने ये देखा कि उन तीनों में नोटिस देना पड़ता है। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में थोड़ा कम नोटिस देना पड़ता है, स्टार्ट और स्टार्ट में मैक्सिमम 10 डेज का नोटिस होता है। जीरो आवर में जो क्वेश्चन होते हैं उसमें कोई नोटिस नहीं देना पड़ता, तुरंत पूछा जा सकता है इवन विदाउट एनी नोटिस, ठीक है। जीरो आवर के तुरंत बाद जैसे ही जीरो आवर खत्म होता है तब शुरू होता है एजेंडा ऑफ द डे। हर दिन का एक एजेंडा होता है कि आज की सिटिंग जो है वो किस चीज से रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड एजेंडा ऑफ द डे। एजेंडा ऑफ द डे यानी कि आज के दिन में हमें किस प्रमुख बिंदु पर डिस्कस करना है, दैट इज एजेंडा। एजेंडा तो आप जानते हो ना, हिंदी में भी अब आजकल एजेंडा शब्द ही इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारा क्या कहें वो होता है, जो हमारा प्लान होगा उस दिन का, कि आज के दिन का ये हमारा प्लान ऑफ एक्शन है, दैट इज एजेंडा। तो जीरो आवर के बाद शुरू होता है एजेंडा ऑफ द डे। तो बेसिकली जीरो आवर इज द गैप बिटवीन क्वेश्चन आवर एंड एजेंडा। दिन का जो एजेंडा होगा, है ना, एजेंडा हो सकता है कि हमें एक बिल पास कराना है, एजेंडा हो सकता है हमें बजट पर डिस्कशन करना है, एजेंडा हो सकता है कि किसी एक इंटरनेशनल इशू को हमें वहां पर डिस्कस करना, सो दैट इज एजेंडा। तो क्वेश्चन आवर और एजेंडा के बीच का जो टाइम होता है वो होता है जीरो आवर। जीरो आवर में क्या होता है, मेंबर्स बिना किसी प्रायर नोटिस के क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं। आर वी क्लियर ऑन दिस? जीरो आवर क्या आपको समझ में आया? अब हम समझने की कोशिश करते हैं क्या मोशंस कितने होते हैं। मोशन कौन कौन से होते हैं हमारे पार्लियामेंट के, जिनमें से कुछ तो हम देख भी चुके हैं, काफी कुछ तक समझ भी चुके हैं। पहला जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे उसको भी हम कई बार 2-3 बार डिस्कस प्रीवियसली कर चुके हैं, जिसको कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो अगेन नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है
वो कहीं मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये जो लोकसभा ने रूल बनाए होंगे अपने रूल्स ऑफ प्रोसीजर, उनमें मेंशन्ड है। तो सबसे जरूरी बात इसमें जो याद रखने वाली है ये है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में आ सकता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी मूव्ड ओनली इन लोकसभा। आप में से क्या कोई मुझे इस बात का उत्तर दे सकता है कि क्यों? क्योंकि हम ये ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स लोकसभा, ठीक है। यानी कि कोई भी पार्टी या कोई भी अलायंस तब तक गवर्नमेंट में रह सकता है जब तक वो कॉन्फिडेंस एंजॉय कर रहा है लोकसभा का। कॉन्फिडेंस, ठीक है, विश्वास उसके पास हासिल है लोकसभा का। और सिंपल टर्म्स में कहें, लोकसभा में जो पार्टी बहुमत में है, मेजॉरिटी में है, कौन सी मेजॉरिटी? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी 273 का मैजिकल फिगर, ठीक है। तो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन इसलिए सिर्फ लोकसभा में आ सकता है। क्यों? क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो लोकसभा के टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल होती है। आर्टिकल 75 ये बात कहता है ना, कि मिनिस्ट्री स्टेज इन ऑफिस एज लॉन्ग एज इट एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा, ठीक है। यदि मान लीजिए किसी सांसद को ये लगता है कि रूलिंग पार्टी जो है उसके पास अब बहुमत बचा नहीं है, उसके पास जो है विश्वास नहीं बचा है लोकसभा में, ठीक है, कॉन्फिडेंस वो लूज कर चुकी है पार्टी, ठीक है, तो वो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन ले आएगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आ जाएगा, ठीक है। और इस तरह से एक कोशिश की जाएगी सरकार को गिराने की। हम अक्सर सुनते हैं अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए या सरकार गिराने की कोशिश की गई। व्हाट एग्जैक्टली सरकार गिराना? नॉन कॉन्फिडेंस मोशन का पास हो जाना, ठीक है। जब भी किसी मेंबर को लगे, मैंने आपको बताया था ये कंडीशन यूजुअली अराइज होती है जब गवर्नमेंट सिंगल पार्टी की ना होकर अलायंस की हो। अलायंस के केस में इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा हो जाती हैं। एक दूसरी कंडीशन भी हो जाती है, सिंगल पार्टी की सरकार है लेकिन उनके विधायक या उनके सांसद किसी दूसरे यानी ऑपोजिशन पार्टी के साथ मिलकर कोल्यूड कर रहे है ना, तब भी हो सकता है। रिसेंटली मध्य प्रदेश में हुआ, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, ठीक है, बट कांग्रेस पार्टी के कुछ विधायक डिफेक्ट करके बीजेपी उन्होंने ज्वाइन कर ली, ठीक है। तो इससे क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी जो है मध्य प्रदेश में उसने कॉन्फिडेंस लूज कर दिया। खैर वहां पर जो है विधानसभा के कॉन्टेक्स्ट में थी, बट सेम फैशन में पार्लियामेंट में भी होता है। तो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो आता है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में, ठीक है। जब किसी मेंबर को लगे कि अब सरकार के पास बहुमत बचा नहीं है या सरकार के खुद के जो सांसद हैं वो अब सरकार के साथ नहीं है, तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आ सकती है, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव, सरकार गिराने का प्रस्ताव। ऑल राइट, कैसे आता है ये नॉन कॉन्फिडेंस मोशन? ऐसे ही हवा में मुंह उठाया और कहा आज हम सरकार गिराएंगे? नहीं जी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, मजाक थोड़ी है ये, कोई ताश का घर थोड़ी है कि बस फूंक मारी और गिरा दिया। सरकार है, गवर्नमेंट है, देश चलाती है वो, उसको गिराना है तो उसके लिए भी एक अच्छा मैकेनिज्म फॉलो करना पड़ेगा। व्हाट इज द मैकेनिज्म? नंबर 1, दिस मोशन नीड्स टू बी सपोर्टेड बाय एटलीस्ट 50 MPs। 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिख कर देंगे स्पीकर को कि सर हम या मैडम हम नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहते हैं, ठीक है, हम अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं। ये बात कम से कम 50 MPs लिख कर देंगे स्पीकर को, ठीक है, रिटन नोटिस देंगे स्पीकर को। क्यों स्पीकर कह रहा हूं? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में आ सकता है ना, इसलिए मैंने चेयरमैन नहीं कहा।
ठीक है, कम से कम 50 लोग जो है वो रिटन में नोटिस देंगे, है ना, और नोटिस के 10 दिन बाद इस मोशन पर वोटिंग होगी। यानी कि कितना नोटिस होगा, 10 डेज का नोटिस होगा। कितने मेंबर देंगे, 50 मेंबर्स देंगे। ठीक है, समझ आया ये प्रोसीजर। आगे बढ़े। अब भाई 50 एमपीज ने लिखकर दे दिया स्पीकर को कि हम सरकार गिराना चाहते हैं। 10 दिन का टाइम निकल गया। 10 दिन बाद क्या होगा, 10 दिन बाद होगी इस पर वोटिंग। इस वोटिंग में गवर्नमेंट जो है वो अपनी मेजॉरिटी पास करने की कोशिश करेगी, अपने आप को मेजॉरिटी में दिखाने की कोशिश करेगी। बेसिकली फ्लोर टेस्ट इसको कहते हैं। ठीक है, इसको फ्लोर टेस्ट कहते हैं। फ्लोर टेस्ट का मतलब होता है ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस आप अपनी मेजॉरिटी, आप अपनी कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश करते हैं कि नो वी आर स्टिल इन मेजॉरिटी इन द हाउस, वी आर स्टिल हैविंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस। इसको कहते हैं फ्लोर टेस्ट। नॉन कॉन्फिडेंस मोशन यदि आता है तो फ्लोर टेस्ट होता है। फ्लोर टेस्ट यानी कि वोटिंग होगी कि क्या सरकार रहे या गिरे। गिरेगी कब, जब सरकार वो मेजॉरिटी ना दिखा पाए, है ना, ऑपोजिशन के पास ज्यादा मेजॉरिटी हो जाए। और कब बची रहेगी, जब सरकार के पास मेजॉरिटी रहेगी। ठीक है, तो यदि ये मोशन पास हो जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, सरकार गिर जाएगी, यानी कि गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, समझ आया नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। इसी से बिल्कुल मिलता जुलता होता है कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, तो 0R की तरह कॉन्फिडेंस मोशन भी एक इंडियन इनोवेशन है। ठीक है, अगेन ये कहां हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में। रीजन आपको पता है, आर्टिकल 75। ठीक है, कब होता है ये, वही अलाइज वाली कंडीशन है। अलाइज गठबंधन की सरकार चल रही है, खूब सारी पार्टियों ने गठजोड़ करके सरकार बना ली। ठीक है, अब अलाइड पार्टी ने क्या किया, रूलिंग पार्टी को क्रिटिसाइज कर दिया या उनकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर दिया। ठीक है, और ये डिक्लेयर कर दिया कि साहब हम अपना समर्थन जो है, हम अपना सपोर्ट जो है वो वापस ले रहे हैं। ठीक है, हम अपना समर्थन वापस ले रहे हैं, हमको नहीं करना इस गवर्नमेंट को सपोर्ट, ये गवर्नमेंट जो है अच्छी नहीं है, ये गड़बड़ काम कर रही है, ऐसा डिक्लेयर कर दे। तब प्रेसिडेंट चाहे तो एक कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं चेक कराने के लिए, है ना। मे लिखा है, शेल नहीं लिखा है, तो ये कोई बाइंडिंग नहीं होता है। यदि लगेगा कि हाँ यार वाकई में इस तरह की स्थिति है तो ले आएंगे। क्या लोकसभा में रूलिंग पार्टी मेजोरिटी में है या नहीं है, ठीक है, तो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो कौन लेकर आएगा, पीएम या फिर कोई और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मेंबर। ठीक है, अंतर है, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन कोई नॉर्मल मेंबर लेकर आता है, कॉन्फिडेंस मोशन प्रधानमंत्री या उनकी काउंसिल का कोई मिनिस्टर लेकर आता है। बात लगभग एक ही सी है, काम दोनों में एक ही हो रहा है। क्या काम हो रहा है, काम ये हो रहा है कि क्या गवर्नमेंट कॉन्फिडेंस में है या नहीं है, क्या गवर्नमेंट मेजोरिटी में है या नहीं है, ये इंश्योर कराना है। ठीक है, लेकिन अंतर कितना सा है, बस वहां पर कोई मेंबर लेकर आता है, यूजुअली ऑपोजिशन पार्टी का मेंबर। यहाँ पर प्रधानमंत्री या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर खुद लेकर आते हैं ये चेक करने के क्या वाकई में उनके पास बहुमत है या नहीं। ठीक है, समझ आया इन दो में अंतर। आगे बढ़ते हैं, थर्ड टाइप का जो मोशन होता है उसको कहते हैं क्लोजर मोशन। नाम सुन के ही पता चल रहा होगा, क्लोज कराने के लिए जब कोई मोशन आए, ठीक है, क्लोज कराने के लिए, क्या क्लोज कराने के लिए, डिबेट क्लोज कराने। बहुत लंबी चौड़ी डिबेट चल रही है, कई दिन से चल रही है, एक ही टॉपिक को खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, चली आ रही है डिबेट, एक कंक्लूजन पर पहुंच ही नहीं गई है। तो क्या होगा, अरे इरिटेट हो जाएगा भाई आदमी, कब तक एक ही एक चीज चलाते रहोगे, कभी तो खत्म करनी पड़ेगी। हो गया भाई, बहुत हो गया,
खूब बहस कर ली, खूब इस पे विचार कर लिया, सब हो गया, अब बस खत्म करो इसको, फटाफट वोट कराओ, या तो पास कराओ या तो इसको गिरवा दो, दो में से एक कुछ करो, बस बहुत हो गया। दैट इज क्लोजर मोशन इन सिंपल टर्म्स। सो क्लोजर मोशन इज मूव टू कट शॉर्ट द डिबेट और मैटर। ठीक है, क्लोजर मोशन जो होता है किसी डिबेट या मैटर को शॉर्ट करने के लिए, कट करने के लिए, इसका मतलब ये है कि यदि क्लोजर मोशन पास हो जाता है तो उस मैटर पर और फर्दर डिस्कशन इमीडिएटली बंद कर दिया जाता है, सीधा क्या होता है, वोटिंग उस पर करा दी जाती है। ठीक है, दैट इज क्लोजर मोशन। किस चीज को क्लोज कर रहा है मोशन? डिबेट को, फर्दर डिस्कशन को क्लोज करता है, दैट इज व्हाई इट इज टर्म्ड एज क्लोजर मोशन। ठीक है, तीन तरह के क्लोजर मोशन, एक होता है सिंपल क्लोजर, वही जो मैंने अभी आपको बताया, जिस चीज की बात है कि भाई हो गया, बहुत डिस्कस हो गया सफिशिएंटली, अब इसको कोई डिस्कशन नहीं करना है, इसको खत्म करो, सीधा इस पर वोट कराओ, या तो पास कराओ या तो फेल कराओ। ठीक है, दैट इज सिंपल क्लोजर। सेकेंड टाइप इज क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स। कंपार्टमेंट क्या होता है? हिस्से, खाने, खांचे। ट्रेन में होते हैं कंपार्टमेंट, डब्बे, है ना? तो क्या होता है कि किसी बिल या रेजोल्यूशन को ग्रुपिंग कर देते हैं। ठीक है, ग्रुपिंग कर देते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में ग्रुप कर देते हैं, और डिबेट में एक पूरा का पूरा ग्रुप या पार्ट पर वोटिंग हो जाता है। ठीक है, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट, जितने भी पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और एक पार्ट पर ऐसा होल ले लेते हैं और एंटायर पार्ट पर वोटिंग हो जाती है। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ लो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, मान लो बहुत लंबा चौड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन है, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई 440 के लगभग आर्टिकल है। अब हर एक आर्टिकल के हर एक क्लॉज पर डिस्कशन करने जाओगे तो शायद 20 साल लग जाएंगे। तो क्या किया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, बताएगा कोई? 22 पार्ट्स। ठीक है, 22 पार्ट्स में, तो 22 पार्ट्स में कई सारे आर्टिकल आ जाएंगे ना, 22 पार्ट्स में पूरे 400 440 जितने भी आर्टिकल है वो सब आ जाएंगे। तो एक पार्ट को ऐसा होल लिया जाएगा, पार्ट ए इस पर वोट कर दो, पार्ट बी इस पर वोट कर दो, पूरे पूरे पार्ट पर वोटिंग हो जाएगी, ना कि एक एक क्लॉज पर। ठीक है, समझ आया ये बात? ठीक है, थर्ड पे भाई, थर्ड होता है कैंगारू क्लोजर। कंगारू को कभी आपने देखा है किसी ने? अरे टीवी में, पिक्चर में, फोटो में कहीं तो देखा होगा। कंगारू क्लोजर की जब हम बात करें, सो एज ही राइटली सेड, जंपिंग, वो जंप कर करके चलता है, तो कैंगारू क्लोजर में हम जंप मार देते हैं। कैसे? सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्लॉजेस को डिबेट करते हैं, बाकी के जो क्लॉजेस हैं उनको स्किप कर देते हैं। ठीक है, और उनको पास मान लिया जाता है। सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्लॉजेस पर डिबेट होती है और उन्हीं पर वोट होती है, इसको कहते हैं कैंगारू क्लोजर। आर वी क्लियर? And last but not the least is guillotine closure. गिलेटीन क्लोजर, गिलेटीन जो वर्ड है वो एक तरह की पनिशमेंट हुआ करती थी पहले। ठीक है, वर्ल्ड वॉर वगैरह जब आप पढ़ोगे, मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह, उसमें इस टर्म का खूब यूज किया जाता है, गिलेटीन। गिलेटीन क्या होता था? एक तरह का वो होता था, ऐसा बहुत बड़ा सा धारदार वो, और वो गिराया जाता था जिससे सर कट जाता था, दैट वाज गिलेटीन। हालांकि इसका कुछ लेना देना खास यहाँ से है नहीं, बट मैंने आपको एक एक्स्ट्रा फैक्ट बता दिया हिस्ट्री का। गिलेटिन क्लोजर में क्या होता है, जिन इश्यूज पर या जिन क्लॉजेस पर डिस्कशन नहीं भी हुआ है उनको भी वोट पर करा लिया जाता है, उन पर भी वोटिंग करा ली जाती है। क्यों? क्योंकि टाइम नहीं बचा है, एक पर्टिकुलर टॉपिक पर डिस्कशन के लिए जो प्रिस्क्राइब्ड टाइम था वो खत्म हो गया। ठीक है, पूरा डिस्कस हो नहीं पाया, कुछ पार्ट अनडिस्कस्ड रह गया, उस अनडिस्कस्ड पार्ट को भी डिस्कस्ड पार्ट के साथ वोटिंग के लिए रख दिया जाता है, इसको कहते हैं गिलेटिन क्लोजर। ठीक है, फोर्थ टाइप का मोशन होता है
कॉलिंग अटेंशन मोशन, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि क्या किया जा रहा है, ध्यान आकर्षित किया जा रहा है, अटेंशन सीख किया जा रहा है। क्या होता है इसमें, एक मेंबर ये मोशन लाता है कब, जब किसी मिनिस्टर का वो अटेंशन लेना चाहे किसी अर्जेंट मैटर पर, किसी पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर पर, जिसको लेकर एमिनेंट नीड है कि तुरंत उस पर कुछ काम किया जाए, ठीक है, लेकिन वो मिनिस्टर कर नहीं रहे थे, वो उसको लेकर इग्नोरेंट थे, तब एक मेंबर जो है वो कॉल अटेंशन मोशन लेकर आएगा कि मिनिस्टर साहब ये भी देखो जरा, कितना जरूरी मसला है जो आपने ओवरलुक कर रखा है, इसको देखो और इस पर कुछ करो। तब मिनिस्टर को उस पर जवाब देना पड़ेगा कि हाँ ठीक है हम करेंगे वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो जो कॉलिंग अटेंशन मोशन होता है ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है वो दोनों हाउसेज में प्रेजेंट होता है, वो लोकसभा में भी अटेंड करता है, वो राज्यसभा में भी अटेंड करता है, ठीक है। क्या जरूरी है कि लोकसभा का ही आदमी बोले कि साहब इस इशू पर जरूरी कुछ है आप देखो, राज्यसभा का मेंबर भी बोल सकता है, ठीक है। ये होता है कॉलिंग अटेंशन मोशन। अगेन ये भी इंडियन इनोवेशन है और 1954 से ही ये प्रैक्टिस में है, ठीक है। समझ आया ये फोर्थ कॉलिंग अटेंशन मोशन। इसको एग्जांपल से आप समझो, मान लो कोरोना हो रहा, मान लो कोरोना चल रहा है, ठीक है, कोरोना चल रहा है, ध्यान ही नहीं दे रहा हेल्थ मिनिस्टर, लगे हैं अपने कुछ कुछ और करने में, तो कोई भी मेंबर बोल सकता है कि मिनिस्टर साहब कोरोना चल रहा है, इतनी हालत देश की खराब है, बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, फला नहीं है, ढिमकाना नहीं है, थोड़ा देखो, दिस इज मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, ठीक है। तब मिनिस्टर से क्या एक्सपेक्ट होगा कि वो एक अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट दे कि हाँ ठीक है हम देख रहे हैं, हम इस मामले में ये कर रहे हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। दिस वाज कॉलिंग अटेंशन मोशन। अगला है एडजॉर्नमेंट मोशन, स्थगन प्रस्ताव, स्थगन स्थगित कर देना, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए डिले कर देना, पोस्टपोन कर देना या एडजॉर्न कर देना। एडजॉर्न, मुलतवी भी इसको उर्दू में कहते हैं, अक्सर ये सुना होगा, ठीक है। स्पेशली कोर्ट वोर्ट के प्रोसीडिंग में हिंदी फिल्मों में देखा होगा, अदालत कुछ समय के लिए मुलतवी की जाती है, एडजॉर्न की जाती है, यानी थोड़े टाइम के लिए रोक दी जाएगी प्रोसीडिंग और कहा जाएगा कि कुछ टाइम बाद वापस आइए, दैट इज एडजॉर्नमेंट, ठीक है। तो एडजॉर्नमेंट मोशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है एक स्पेसिफिक मैटर को सामने लाना, एक रीसेंट स्पेसिफिक मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। ध्यान देना यहाँ पर एक टर्म पर, स्पेसिफिक, ठीक है, विनिर्दिष्ट, एकदम पॉइंट टू पॉइंट, ये जनरल नहीं होगा, ठीक है, ये जनरल मोशन नहीं है, बहुत ही स्पेसिफिक है कि सर दिस सपोज अभी आप लोगों ने न्यूज में पढ़ा होगा बक्सवाहा फॉरेस्ट वाला इशू, बक्सवाहा फॉरेस्ट को काटा जाना है एक्सेट्रा, इस तरह की सारी बातें चल रही, क्योंकि वहां से हीरा निकालना, छतरपुर जिले में कोई 2 लाख के लगभग पेड़ और पौधे हैं एक जंगल में जिसको बक्सवाहा का जंगल कहते हैं, उसको काटा जाना। तो ये एक स्पेसिफिक इशू है, जनरल एनवायरमेंटल इशू नहीं है कि साहब पूरे कंट्री में एनवायरमेंट को लेकर गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये एक जनरल बात हो जाएगी। ये क्या है एडजॉर्नमेंट मोशन, रीसेंट स्पेसिफिक मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। क्या होना जरूरी, स्पेसिफिक होना जरूरी, इट इज नॉट अ जनरल मैटर, बहुत स्पेसिफिक, पूरी डिटेल के साथ बताना पड़ेगा, ठीक है। और अगेन एडजॉर्नमेंट मोशन सिर्फ और सिर्फ कहां लाया जा सकता है, लोकसभा में लाया जा सकता है। और जैसा मैंने कहा ये एक अर्जेंट वो है, ठीक है, तो
इसके लिए जरूरी है कि कम से कम 50 मेंबर्स का सपोर्ट हो, यानी कि 50 मेंबर्स रिटर्न में देंगे कि सर इस पर्टिकुलर मैटर पर, इस पर्टिकुलर अर्जेंट मैटर के कारण हम एक एडजर्नमेंट मोशन लाना चाहते हैं। ठीक है, वो होता है एडजर्नमेंट मोशन। नाम से ही पता चल रहा है कि थोड़े टाइम के लिए पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग एडजर्न कर दी जाएगी, रोक कर दी जाएगी, थोड़े टाइम के लिए पोस्टपोन कर दी जाएगी। ठीक है, तो एडजर्नमेंट मोशन से नॉर्मल बिजनेस जो होता है हाउस का, वो क्या होता है, वो हैम्पर करता है, इंटरप्ट हो जाता है। इसलिए ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टूल है गवर्नमेंट को कंट्रोल करने का। इतना आसान नहीं है एडजर्नमेंट मोशन ले आना और पास करा देना, इतने इजीली ये एंटरटेन भी नहीं होता है। इसलिए इसको लाने के लिए क्या जरूरी है कि एक बहुत ही स्पेसिफिक मैटर हो, अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का हो, उसके लिए कहां लेकर आया जाए, लोकसभा में, वो भी 50 मेंबर्स के सपोर्ट के बाद, तब इस पर आगे कुछ चर्चा हो पाएगी। ठीक है, समझ आया ये एडजर्नमेंट मोशन। और मेरे ख्याल से आपको ये भी समझ में आया होगा कि कितना अंतर है कॉलिंग अटेंशन और एडजर्नमेंट मोशन में, है ना। बहुत बढ़िया। अब आते हैं मोशन ऑफ थैंक्स। मोशन ऑफ थैंक्स सिक्स्थ टाइप का मोशन है, सबसे सिंपल यही है। आपको याद आ रहा होगा, हमने पढ़ा है हर साल जो पहली सिटिंग होती है और हर जनरल इलेक्शन के बाद जो सिटिंग होती है, ठीक है, जनरल इलेक्शन के बाद होती है जॉइंट सिटिंग लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर, और हर साल की एक जो पहली सिटिंग होती है उसको कौन एड्रेस करता है, मिस्टर प्रेसिडेंट। ठीक है, मिस्टर प्रेसिडेंट एड्रेसेस द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द ईयर एंड द फर्स्ट सिटिंग आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शन। ठीक है, वो एक एड्रेस करते हैं, यानी कि एक स्पीच देते हैं। इस स्पीच में क्या होता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो होती हैं, जो पिछले उसमें थी, वो पॉलिसीज का डिस्कशन होता है, या फिर एजेंडा जो होता है कि आगे हम गवर्नमेंट 5 साल में क्या करने वाली है, या एनुअल सिटिंग है या पहली सिटिंग है साल की, तो पूरे एक साल में गवर्नमेंट का क्या एजेंडा होने वाला है, वो सारी चीजें होती हैं, है ना। प्रेसिडेंट हाईलाइट करता है लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज, पॉलिसी एक्टिविटीज गवर्नमेंट की, पिछले साल के अचीवमेंट और आगे का ब्रॉड एजेंडा। ये सारी बातें प्रेसिडेंट के एड्रेस में होती है, राष्ट्रपति महोदय के संभाषण में ये सारी चीजें होती हैं। ये जब खत्म हो जाती है तो मोशन ऑफ थैंक्स होता है। क्या होता है उस मोशन ऑफ थैंक्स में, इसके बाद राष्ट्रपति महोदय का जो भाषण है उस पर वोटिंग होती है, वेदर यू एग्री विद दिस और यू नॉट। एग्री का मतलब है कि मोशन ऑफ थैंक्स पास हो गया, डिसएग्री का मतलब है कि मोशन ऑफ थैंक्स फेल हो गया। ठीक है, ये मोशन हाउस में पास होना बहुत जरूरी है। ठीक है, यदि ये पास नहीं होगा तो इसको क्या मान लिया जाएगा, डिफीट ऑफ गवर्नमेंट। यदि मोशन ऑफ थैंक्स पास नहीं हो पा रहा है, राष्ट्रपति महोदय का जो भाषण है उस पर वोटिंग हुई और वो पास नहीं हो पा रहा है, तो इसको माना जाएगा डिफीट ऑफ गवर्नमेंट और सरकार गिर जाएगी। ठीक है, दिस इज मोशन ऑफ थैंक्स। धन्यवाद प्रस्ताव, समझ आया ये। अगला जो मोशन है दैट इज सेंसर मोशन। ठीक है, इसको कुछ लोग सेंश्योर भी प्रोनाउंसिएट करते हैं। जो भी हो, स्पेलिंग सही लिखे आना भैया। हाँ, ठीक है, स्पेलिंग सही लिख कर आना, जो मर्जी है वो प्रोनाउंसिएट करो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोनाउंसिएशन से उतना फर्क पड़ता नहीं। ठीक है, ये मोशन अगेन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है। पहला पॉइंट आपको जो याद रखना है। दूसरा, ये मोशन कौन लेकर आता है, ऑपोजिशन लेकर आता है। It is moved for censuring the Council of Ministers for
स्पेसिफिक पॉलिसीज एंड एक्शन, किसी मिनिस्टर को या पूरी की पूरी काउंसिल को किसी एक पर्टिकुलर, देखो लिखा क्या है, स्पेसिफिक पॉलिसी या स्पेसिफिक एक्शन के लिए सेंशर करना यानी क्रिटिसाइज करना, ठीक है, वो होता है सेंशर मोशन। बहुत कुछ तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसा ही, लेकिन काफी अंतर है, काफी अंतर है। कैसे अंतर है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। Number one, it can be moved against an individual minister or a group of minister or entire council of minister. आप एक मिनिस्टर के अगेंस्ट भी सेंशर मोशन ला सकते हो, 2-3 के अगेंस्ट भी ला सकते हो, 5 के अगेंस्ट भी ला सकते हो, या फिर पूरी की पूरी मंत्री परिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट ला सकते हो। तो पहला अंतर तो यही बनता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है वो एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट आता है। सेंशर मोशन सिंगल मिनिस्टर के अगेंस्ट भी आ सकता है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट भी आ सकता है, और पूरी की पूरी काउंसिल के अगेंस्ट भी आ सकता है। सो दैट इज वन डिफरेंस बिटवीन नो कॉन्फिडेंस मोशन एंड सेंशर। नंबर 2, अब देखो यहां पर लिखा है स्पेसिफिक पॉलिसीज एंड एक्शन को सेंशर करने के लिए यहां पर एक स्पेसिफिक मुद्दा होना चाहिए, एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पर कोई मिनिस्टर या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर फेल कर गया, उसके लिए। नो कॉन्फिडेंस मोशन में कोई स्पेसिफिक जैसा नहीं है, कभी भी ले आओ, कैसे भी ले आओ, मैंने बहुत अच्छा भी काम वो कर रहे हो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर, तब भी ले आओ, नो इश्यूज, ठीक है। तो ये दूसरा अंतर। तीसरा, if it is passed then government does not need to resign। यदि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो क्या होता है, सरकार गिर जाती है, गवर्नमेंट की डिफीट मान ली जाती है, पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन कर जाती है। सेंशर मोशन पास होता है तो ये जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़े, ठीक है। ये था तीसरा अंतर सेंसर मोशन और नॉन कॉन्फिडेंस मोशन में। बहुत बारीक से 3 अंतर हैं, ठीक है, बस यही है। और एक जरूरी बात जो नोट में यहां पर लिखी, यदि सेंसर मोशन पास हो जाता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ये चाहिए कि वो एक कॉन्फिडेंस मोशन जल्द से जल्द पास करें। हमने देखा था ना, कॉन्फिडेंस मोशन ये है, कौन लेकर आता है, या तो प्राइम मिनिस्टर या तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो यदि सेंसर मोशन पास हो जाता है तो गवर्नमेंट भले ना गिरे, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस मोशन में लिखा है ना यहाँ पर, में, ठीक है, ले आना चाहिए। तो यहां पर में नहीं होकर यहाँ पर क्या है, शेल है, कि कराना ही पड़ेगा। एक बार आप टेस्ट करा लो, प्रॉब्लम क्या है, सांच को आज क्या, आप यदि मेजॉरिटी में हो तो प्रूफ करा लो मेजॉरिटी, ठीक है। आप झूठ नहीं बोल रहे हो तो आपको लाई डिटेक्टर से क्या प्रॉब्लम है, दैट इज। तो ये समझ में आया सेंसर मोशन। आगे बढ़ते हैं और 8वें तरह का मोशन हम देखते हैं, ठीक है, जिसको कहते हैं प्रिविलेज मोशन, ठीक है, विशेषाधिकार प्रस्ताव, या इसको ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन कहते हैं। करेक्शन कर लेना आप अपने इसमें, ठीक है। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन, विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव। आर्टिकल 105 हमने पढ़ा था, इसमें कुछ तरह के प्रिविलेजेस दे रखे हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, सीक्रेसी वगैरह का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारी चीजें हमने पढ़ी है, पहले भी पढ़ी है जब हम रूल ऑफ लॉ या आर्टिकल 14 पढ़ रहे थे, तब पढ़ा होगा कि कुछ तरह के प्रिविलेजेस होते हैं, ठीक है, कुछ विशेष अधिकार होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये डील करता है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज से। इसमें क्या होता है, एक मेंबर या एक से ज्यादा मेंबर या फिर पूरे हाउस का अवमानना की गई हो किसी मिनिस्टर ने। मान लो किसी मिनिस्टर से कोई क्वेश्चन पूछा, उसने पार्लियामेंट में झूठ बोल दिया। झूठ कैसे बोल दिया, फैक्ट्स गलत बता दिए, या कुछ फैक्ट्स जो उनको बताने चाहिए थे वो उनने नहीं बताया, छुपा कर रख लिए, कंसील कर लिए। तो इसको क्या माना जाएगा, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, विशेषाधिकार है। ध्यान देना, अ मिनिस्टर डिस्टॉर्टेड फैक्ट और विदहोल्ड फैक्ट, ठीक है, या तो उसने गलत फैक्ट बताए हैं, डिस्टॉर्ट कर दिए, या फिर विदहोल्ड कर लिए, ठीक है, बताए ही नहीं।
ठीक है, तब इसको क्या कहते हैं, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन लाया जाता है। ठीक है, समझ गए हो? ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, एक मिनिस्टर ने फैक्ट डिस्टॉर्ट कर दिए या फैक्ट विथहोल्ड कर दिए। ठीक है, क्लियर है? लास्टली एक 9th पॉइंट और है जिसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर। ठीक है, ये कोई भी मेंबर रेज कर सकता है पॉइंट ऑफ ऑर्डर जब पार्लियामेंट की या हाउस की प्रोसीडिंग नॉर्मल प्रोसीजर से ना चल रही हो। हमने देखा प्रोसीजर 3 सोर्सेस से आता है, कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, या फिर रूल्स मेड बाय पार्लियामेंट, या फिर कन्वेंशन। ठीक है, इन्हीं तीनों से प्रोसीजर गवर्न होता है हाउस का। वो प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जा रहा, ठीक है, तब ये कोई भी मेंबर पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज कर देगा। वो कहेगा मिस्टर स्पीकर या मैडम स्पीकर, द हाउस इज नॉट फॉलोइंग द प्रोसीजर। ठीक है, तो ये भी एक टूल है गवर्नमेंट को कंट्रोल करने का, कि गवर्नमेंट मनमाने ढंग से पार्लियामेंट को ना चलाने लग जाए। ठीक है, तो कोई तरह की डिबेट नहीं होती है पीओआई के बाद। यदि पीओआई सस्टेन हो गया, पॉइंट ऑफ ऑर्डर सस्टेन हो गया, तो उसके बाद कोई डिबेट नहीं होगी, पूरी प्रोसीडिंग सस्पेंड कर दी जाएगी, रोक दी जाएगी। क्यों रोक दी जाएगी? क्योंकि वो प्रोसीडिंग रूल्स के अकॉर्डिंगली नहीं चल रही है। ठीक है, तो ये भी एक तरह का टूल है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टूल है, जो गवर्नमेंट को कंट्रोल करता है। तो भैया आप जो है हिसाब किताब से चलोगे, जो रूल्स बनाए गए उन्हीं के अकॉर्डिंगली चलोगे, ऐसा नहीं कि बस कुछ भी हो रहा है। ठीक है, ये होता है पॉइंट ऑफ ऑर्डर। ठीक है, यहां पर आज का हमारा सेशन समाप्त होगा।